हाय फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक इंजीनियर भाई लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि हम पूरी स्टील बनाने में क्या क्या प्रोसेस से गुजरते हैं और फाइनली स्टील कैसे बनता है। तो आज हम बात करेंगे एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का, क्योंकि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में ही पूरा शुरू से अंत तक का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसको बहुत बेहतरीन तरीका से समझने के लिए हम लोग सेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग आते हैं। तो स्टील बनाने की प्रोसेस तक पहुंचने से पहले थोड़ा प्लांट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसका इंट्रोडक्शन वगैरह कब क्या क्या है, सेटअप वगैरह क्या हुआ है। चलिए आइए बिना वक्त गवाए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर में हम बात करेंगे बोकारो स्टील प्लांट का। तो ये बोकारो स्टील प्लांट जो है फाउंडेड हुआ था, यानी कि नींव रखा था आपका 19 जनवरी 1954 यानी कि 1954 को। और ये जो नींव रखी थी उस समय ये बोकारो स्टील प्लांट के नाम से नहीं जाना जाता था। उस समय इसका नाम जो था वो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन इनका देखिए यहाँ पे प्रकाश कुमार सिंह है। और बोकारो स्टील प्लांट देखिए 29 जनवरी 1964 इस डेट में, और इस डेट में आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा, इस डेट को फाउंडेड हुआ था यानी कि नींव रखा गया था। और ये जो डेट आपका दिखा रहा है आपका 29 जनवरी वाला, तो ये 29 जनवरी को मतलब प्लांट जो है प्रोडक्शन देने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेल वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 24 जनवरी 1973। तो 1973 में क्या हो गया, ये कॉर्पोरेटेड हो गया एज ए सेल, मतलब कि ये सेल के नाम से जाना जाने लगा। देखिए ये है विज़न और क्रीडो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, अब चाहे तो विज़न देख लीजिए क्या क्या है और क्रीडो क्या है। अब देखिए ये है क्रूड स्टील इन वर्ल्ड का 2016 का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें रैंक दिया हुआ है चाइना का, जापान का, इंडिया का। तो इंडिया इसमें 3 नंबर में है और चाइना जो है 1 नंबर, बीच में जापान है। ये 2015 और 16 को कंपेयर किया गया है कि किस तरह से क्या हुआ। तो इसमें 2015-16 का कंपेयर करेंगे तो 1.2% इंक्रीज हुआ है। ये देखिए माइनस यहाँ पे दिखा रहा है यानी कि डिक्रीज हुआ है, और ये प्लस इंक्रीज हुआ है। इस तरह करके सारा डाटा दिया हुआ है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे चाइना जो है टॉप 1 में है क्रूड स्टील में इन वर्ल्ड। लोग चाहे तो इधर कंपेयर कर सकते हैं इसको, ये पाई चार्ट में देखिए यहाँ पे चीन का है, ये चीन का पार्ट दिया हुआ है, और ये भारत का है। तो भारत का देखिए ये है इंडिया, ग्रीन टाइप का है, बीच में दक्षिण कोरिया का है। तो ये इस तरह से सारा कुछ दिया हुआ है, आप चाहे तो कंपेयर कर ले एक दूसरे के साथ। देखिए ये टेबुलर फॉर्म में है और ये पाई चार्ट फॉर्म में है। देखिए ये जो ग्राफ दिख रहा है आपका, ये व्यक्तिगत इस्पात खपत यानी स्टील का जो कंजप्शन है वो कौन कौन कंट्री का किस रेशियो में। देखिए ये चाइना का कंजप्शन का ग्राफ ये दिख रहा है आपको, और ये पूरे वर्ल्ड का है। और भारत किस है, भारत का कुछ ग्राफ का जो ऊंचाई चढ़ नहीं रहा है, यानी कि इसमें इस्पात जो है ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाता है दूसरे कंट्री के कंपेयर में। अब देखिए 2016-17 का डाटा यहाँ पे दिख रहा है, सेल का जो निष्पात क्या है। तो हॉट मेटल का सर्वाधिक वार्षिक निष्पात जो है 15.73 मिलियन टन हुआ है, और कोट स्टील का सर्वाधिक वार्षिक निष्पात जो है वो है 14.49 मिलियन टन, और स्लैब स्टील का सर्वाधिक वार्षिक निष्पात जो है वो 13.86 मिलियन टन है। और पूंजीगत व्यय तय लक्ष्य जो कि 4000 करोड़ के बजाय 39 करोड़ रुपया हुआ है। और मार्च 2017 में के दौरान इसमें 15.75 लाख टन का अब तक सर्वाधिक मासिक विक्रय हुआ है। के दौरान अब तक का सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा सेल बिक्री निष्पात हुआ है 2016-17 में। अब अगर बात करते हैं खर्च का, कंपनी की खर्च एक दूसरे के कंपनी से तुलना करते हैं, तो यहाँ पे सेल है, टाटा स्टील है और JSW स्टील है। तो ये तीनों कंपनी को अगर हम लोग तुलना करते हैं कि कौन कितना खर्च कर रहा है, तो देखिए रॉ मटेरियल के ऊपर में ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे खर्च कर रहा है ये JSW। उसके बाद सेल कर रहा है फिर टाटा स्टील, यानी कि टाटा स्टील बेस्ट है, रॉ मटेरियल में कम खर्चा कर रहा है। और पावर का बात करेंगे तो पावर फ्यूल जैसे यूज हो रहा है, तो इसमें इस तरह से अपना रेशियो दिया, आप अपना कंपेयर कर लीजिए। देखिए सैलरी वेजेस जो है मतलब एम्प्लॉय को जो सैलरी दिया जाता है, देखिए यहाँ पे जो है सेल इकाई का वित्तीय नतीजे, तो यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, जैसे सेल बोकारो हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर, राउरकेला, इसको ये पाँचों जो सेल हैं वो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में आते हैं। अब यहाँ पे वार्षिक 15, 16, 16, 17, 16, 17 और यहाँ पे 16, 17 का
तो देखिए उसका कन्फिग्रेशन डाटा इस तरह से कुछ यहाँ पे आपका सामने है। देखिए 16-17 का यहाँ पे लक्ष्य एवं निष्पादन कितना हुआ है। देखिए यहाँ पे उत्पाद है जो किस तरह से कोल सिंटर हॉट मेटल और इंगॉट स्टील कास्ट स्लेब इस तरह से है। और यहाँ पे लक्ष्य हमने इतना निर्धारण हुआ था और वास्तव में इतना हो पाया, ये कितना परसेंटेज में सक्सेस हो पाया ये दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि स्टील का जो ग्रेड है वो कौन कौन से ग्रेड का स्टील है। देखिए ये सारे ग्रेड का स्टील का दिया है, ये नंबर सिस्टम से कोडिंग होता है ग्रेड का स्टील। और इसका एप्लीकेशन यानी यूजेज क्या है। देखिए पाइप लाइन पाइप बनाने के लिए हाइट स्ट्रेंथ कोल्ड, ये जो भी है सारे यूजेज ऑटो सेक्टर में एलपीजी सिलेंडर वगैरह सारे स्टील से बनते हैं, तो ये सब इनका एप्लीकेशन यानी कि यूजेज है। अब यहाँ पे जानिए कि ओर को हैंडल कैसे किया जाता है इस प्लांट में। इसका बेसिक फंक्शन है, ये अपना बेसिक फंक्शन देखिए यहाँ पे 3 फंक्शंस दिखा रहे हैं और यहाँ पे फैसिलिटीज़ इन्होंने क्या दे रखा है। तो यहाँ पे ये सब यहाँ पे इस प्लांट का फैसिलिटीज़ के अंदर में आते हैं। तो इस तरह से हमने सारे इंट्रोडक्शन को जल्दी से पार कर दिया है, क्योंकि हमें मेन जो बेसिक चीज़ सीखना है वो एक स्टील प्लांट में स्टील प्रोसेस से लेके फाइनली स्टेज तक कि स्टील कैसे बनता है वो हम लोग को देखना है। और फ्रेंड अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल वीडियो आता है जो कि आईटीआई रिलेटेड से हो या अप्रेंटिसशिप से हो या फिर बीटेक से हो या फिर डिप्लोमे से हो, सभी ट्रेड के, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन को हो या फिर प्लांट स्टील ऑपरेटर को हो या वेल्डर के हैं या कोई भी ट्रेड का है, ये इस चैनल में सभी तरह के हमारे जो एक्टिव मेंबर है बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं और तरह तरह के वीडियो को अपलोड करेंगे जो कि आपके लिए टेक्निकली और नॉन टेक्निकली भी एग्ज़ाम व्यू के पैटर्न पे काफ़ी मददगार साबित होगा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत में कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आपका फीडबैक किस तरह से हमारे वीडियो के प्रति रिप्लाई हो रहा है। तो हम लोग स्टील बनाने का प्रोसेस जो स्टार्ट करेंगे वही इसके बारे हम लोग आगे पूरे डिटेल से पढ़ते हैं कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेस आगे होता है। कन्वर्टर उसको पूरा एलडी कन्वर्टर कह के, एलडी एक जगह का नाम है, लींज एंड डोनाविंज ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, एलडी कन्वर्टर उसको बोला जाता है, जिसमें आयरन जो रहता है या हॉट मेटल होता है उसको हम स्टील में कन्वर्ट करते हैं। तो भैया याद रखिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्टर में हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो हॉट मेटल है उसको हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिए, अब ऊपर एक पाइप रहता है, मान लो पाइप है। ठीक है, पाइप से क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्लो करते हैं। ऑक्सीजन ब्लो करते हैं तो क्या करेगा कि कार्बन जो प्रेजेंट है हॉट मेटल में उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे जैसे बनते जाएगा वैसे वैसे कार्बन हटते जाएगा। अब जहां से ऑक्सीजन रिएक्ट करके हटा रहा है कार्बन से, तो ऐसा प्रोसेस को क्या बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोग एंट्री मार रहा है और वहां से कार्बन को हटा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। कन्वर्टर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ब्लास्ट फर्नेस में याद है सबको, रिडक्शन। ठीक है, तो वहां पे रिडक्शन होता है। तो हम लोग के बोकारो स्टील प्लांट में 2 शॉप है कन्वर्ट करने के लिए। एसएमएस 1 है जिसको बोलते हैं स्टील मेल्टिंग शॉप 1, यहाँ पे बहुत लोग का ट्रेनिंग होगा, और दूसरा जो है स्टील मेल्टिंग शॉप 2। स्टील मेल्टिंग शॉप में कन्वर्टर का जो साइज है या कैपेसिटी है वो थोड़ा कम है, और तुम्हारा स्टील मेल्टिंग शॉप में थोड़ा ज्यादा है, ये अपग्रेडेड है, थोड़ा थोड़ा हाईटेक, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होता है इसमें। और ये दोनों के अगर मान लो कि इस दोनों के कैपेसिटी के बराबर से ज्यादा हम लोग हॉट मेटल बना रहे हैं, तो यहाँ पे होता है पिग कास्टिंग मशीन। मतलब जो पिग आयरन बना उसको डायरेक्टली कास्ट कर लो, तो उसमें, ठीक है, कास्ट करना मतलब होता है कि सांचा में डाल देना, तो पिग कास्टिंग मशीन होता है, तो उसमें पिग आयरन हम लोग सॉलिडिफाई कर देते हैं। ठीक है, उसको यूज होता है बहुत सारा, डायरेक्ट बिकता भी है पिग आयरन। ठीक है, बहुत सारा मशीन, बड़ा बड़ा मशीन जो बनता है उसमें यूज होता है। अब यहाँ पे हम लोग स्टील बना चुके हैं। ठीक है, क्या स्टील बनाने के लिए क्या किए कि हम लोग आयरन जो इसमें डाले हुए थे उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन डाले, वहां से कार्बन हटा दिए और कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब तुम देखोगे 3 जगह तुमको बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ठीक है, एक तुम्हारा कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ या कोकोवन में भी बना था कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लास्ट फर्नेस में बना था कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, और एसएमएस में भी
एसएमएस बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ भी बना था कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सब जगह बन रहा है, तो तुम्हारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि भाई सबसे खतरनाक कौन सा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी खतरनाक है शरीर के लिए और कार्बन मोनोऑक्साइड भी खतरनाक है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन जितना मोनोऑक्साइड। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ज्यादा खतरनाक है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इससे जो गैस निकलता है कोक ओवन से, इसको सीओ गैस बोलते हैं, कोक ओवन गैस। ब्लास्ट फर्नेस से जो निकलता है गैस, उसको ब्लास्ट फर्नेस गैस बोलते हैं। और एसएमएस से जो निकलता है उसको एलडी गैस बोलते हैं। एलडी इसका नाम है कन्वर्टर का, इसलिए एलडी गैस बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों में सबसे खतरनाक कौन है? तीनों में सेम चीज टाइप का चीज निकलता है। कोई बताएगा सबसे खतरनाक कौन सा होना चाहिए? सर कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए। कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड तो होगा ही, सर- लेकिन ये सर तीनों LD गैस। तीनों हाँ एलडी गैस। एलईडी गैस होगा। एलडी गैस, तीनों जो गैस है, कोकोवन गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस और तुम्हारा आपका एलडी गैस, ये तीनों में सबसे डेंजरस इसलिए होता है कि एलडी गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये डेंजरस हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपका हजार्ड जो है आपको सेफ्टी के क्लास में बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जान लीजिए। लिक्विड मेटल यूज करते हैं, हॉट मेटल है, लिक्विड स्टेट में रहता है, तो हजार्ड है आपका लिक्विड मेटल, बहुत बड़ा हजार्ड होता है कि अगर एक बार में घुस गया तो शरीर में इस पार से उस पार कर देगा। ठीक है, तो बहुत सेफ्टी से आपको काम करना है। स्टील प्लांट में आप एंट्री ले रहे हैं, कोई मतलब नॉन सीरियस जॉब नहीं है। थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा ना, अब आप बोलिएगा यार 20,000 आदमी काम कर रहा है, कहाँ किसी को कुछ होता है, बहुत आदमी देखे, लेकिन बहुत आदमी का आप ऐसा भी देखे होंगे जिसको बहुत कुछ हो चुका हुआ होगा। ठीक है, तो आप इसको जब भी प्लांट में एंट्री ले, कान आंख नाक सब खुला होना चाहिए। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्डरलेस टेस्टलेस सब कुछ होता है, कुछ पता ही नहीं चला कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया। ठीक है, हल्का हल्का तो उसमें नेफ्थलीन का, अगर नेफ्थलीन मतलब समझते हो ना, कपूर, उसका अगर हाँ स्मेल सर। आ रहा है तो समझ लो फैलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 5 मिनट सूंघ लिए तो वहीं बेहोश हो जाओगे, ज्यादा देर नहीं टिकोगे वहां पे। ठीक है, तो ये सब तुमको ध्यान में रखना है कि जब भी प्लांट में काम कर रहे हैं अकेले कहीं नहीं जाए, आप किसी के साथ ही जाए, या कहीं जा भी रहे हैं तो इन्फॉर्म कर दे कि हम फला जगह जा रहे हैं, ताकि अगर कुछ भी इश्यू हो तो आपको वहां से आदमी सपोर्ट करने के लिए आए। ठीक है, और ये सब चीज जो हजार्ड है, सेफ्टी एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अनसेफ प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, क्या है कि देखिए अनसेफ प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ हो जाएगा, हो सकता है आप हमसे कुछ लड़िएगा, चाहे मैनेजमेंट से कुछ लड़िएगा, चाहे जो भी आपको मिलना जुलना वो अलग चीज है। नुकसान होगा वो आपका होगा, उस नुकसान का भरपाई ना कोई मैनेजमेंट कर सकता है, ना हम कर सकते हैं, ना कोई और कर पाएगा। वो नुकसान आपका नुकसान है। ठीक है, कुछ भी किसी के साथ मतलब मिस हैपनिंग हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ख्याल अच्छे से रखें। और हम चाहते हैं कि आप लोग 402 जब आएंगे प्लांट में, जब भी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए, एक भी लड़का को एक भी खरोच ना आए। ठीक है, खरोच तक नहीं आए। और अभी रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट आपका रोड एक्सीडेंट होता है प्लांट आने और प्लांट जाने में। तो जब भी बाइक चलाए और वेट कीजिए, एक्सीडेंट बहुत ही खराब चीज है। इस मतलब लिमिट तक डैमेज कर सकता है, ये ना हमको पता है ना आपको पता है। और एक एक्सीडेंट से किसी का फैमिली खत्म हो सकता है। ये नहीं कि एक आदमी इंसान घर से चला जाता है तो सिर्फ उसी का डैमेज होता है, उसका पूरा फैमिली का डैमेज होता है। इसलिए ये सब बात लेक्चर है, हो सकता है कि ऐसे फिलोसफी लगेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग एकदम बहुत दिमाग में बांध के रखिए क्या चीज हम लोग को जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। और हमेशा अपना ख्याल रखिए, तो उससे आप भी सेफ रहिएगा, बाकी लोग भी सेफ रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट किए, और भी बहुत सारा यहाँ रिएक्शन होता है, और भी प्रॉपर्टीज में अगर चेंज करना है तो हम लोग कुछ एलॉयज मिक्स करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग क्रोमियम चाहिए, ठीक है, मतलब स्टेनलेस स्टील बना रहे हैं, मान लो, यहाँ नहीं बनाते हम लोग वो करोगे, लेकिन मान लो बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ फेरोक्रोमियम डालेंगे। और कुछ हमको चाहिए तो और कुछ हम डाल देंगे, एल्युमिनियम का एलॉय डाल देंगे, मैग्नीज का एलॉय डाल देंगे। एलॉय एडिशन हम लोग SMS2 में करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ हमको प्रॉपर्टीज चाहिए, किसी में हमको हार्ड चाहिए, किसी में सॉफ्ट चाहिए, कस्टमर जैसा डिमांड करे, तो यहाँ पे एलॉय एडिशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे रिफाइंड स्टील बन गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिक्विड मेटल बोलते हैं, या तो क्रूड स्टील। प्लांट में जाइएगा बहुत जगह लिखा रहेगा क्रूड स्टील, तो जो यहाँ से बनता है SMS1 SMS2 से, इसको क्रूड स्टील बोलते हैं। अब हम लोग SMS1 का पहले पाथ पकड़ते हैं। ठीक है,
एसएमएस 1 का पाथ से अगर हम लोग स्टील बनाए, अभी एसएमएस 1 मॉडर्नाइज हो रहा है, लेकिन फिलहाल जो अभी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उसके हिसाब से हम लोग अगर यहाँ से स्टील बनाए, हाँ गया जी, यहाँ से, तो क्या होता है कि यहाँ से स्टील तो बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये पुराना टेक्नोलॉजी है, ठीक है? तो पुराना टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत जान लो। यहाँ से ये स्टील बना के, इसको हम लोग स्टील बना के तो कैरी मतलब रख तो नहीं सकते, इसको कहीं न कहीं सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, कहीं ठोस बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक साँचा बनाते हैं जिसको इंगोट बोलते हैं। इंगोट कास्टिंग होता है, तो इंगोट एक शेप होता है, समझ लो रेक्टेंगुलर शेप। समझने के लिए समझो कि ईटा जैसे बना रहे हो, ठीक है? तो ईटा बनाने में तुमको उसका साँचा होता है, उसी तरह स्टील का भी एक साँचा होता है जिसको इंगोट बोलते हैं। जो बनता है उसको इंगोट बोलते हैं, और जिसमें कास्ट करते हैं। तो वहाँ कास्टिंग कर दिए, कास्टिंग करने के बाद हम लोग को इंगोट मिलता है। तो इंगोट मिलने के बाद वो ठंडा हो जाता है। अब ठंडा होने के बाद आगे प्रोसेस कैसे करते हैं? इंगोट तो ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं होता, 2 मीटर 3 मीटर होता होगा। तो उसको हम लोग पहले गरम करते हैं, उसके लिए सोकिंग पिट होता है। सोकिंग पिट होता है, सोकिंग पिट में क्या होता है, हम लोग इंगोट बनाते हैं तो उसमें स्लैबिंग मिल में चला जाता है। स्लैबिंग मिल में क्या होता है कि उसको रोल करते हैं। देखो ये दिख रहा है, ये रोल लगा हुआ है, रोल लगा हुआ है, यहाँ पे बीच में एकदम इंगोट को डालते हैं, गरम इंगोट को, ऊपर से प्रेशर रहता है रोल का। बेलन जैसे बेलते हो, सिंपल सा एकदम वही टर्म कि बेलन बेल रहे हैं, अगर मान लिया आटा का वो है, गोला है, उसको बेलेंगे तो पतला होता जाएगा। उसी तरह इंगट है, इंगट को यहाँ डालेंगे, यहाँ पतला होगा, इसको स्लैब बनने के बाद फिर ठंडा हो जाता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं, बैच प्रोसेस बोलते हैं इसको। उसके बाद ये स्ट्रिप बनाना है, उससे भी हमको पतला करना है, तो क्या करेंगे, उसको फिर से हीट करेंगे। फिर से हीट करने के बाद हमको स्ट्रिप हॉट स्ट्रिप मिल में जाएगा। हॉट स्ट्रिप मिल में क्या बनता है कि स्लैब आता है, और स्लैब हमको हॉट स्ट्रिप मिल में स्ट्रिप के फॉर्म में देता है। अब बोलते हैं कि इतना काहे करते हैं, तो हमको कस्टमर जिस तरह से डिमांड करेगा, बोलेगा कि स्लैब दीजिए तो स्लैब देंगे, स्ट्रिप देंगे तो स्ट्रिप देंगे। बहुत सारा प्लांट ऐसा होता है जो स्लैब से काम करके अपना कुछ प्रोडक्ट बनाता है। बहुत सारा प्लांट ऐसा होता है इंगोट यूज करता है। बहुत सारा हम लोग इंटीग्रेटेड है, हम लोग सब कुछ बनाएंगे, लेकिन बहुत सारा प्लांट आधा आधा बनाता है, ठीक है? तो यहाँ तक अब रुक जाइए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन है, ठीक है? तो ये एसएमएस 2 से जुड़ा हुआ है। एसएमएस 2 से जुड़ने की वजह से ये नया टेक्नोलॉजी है। इसमें जो होता है, ये जो प्रोसेस है, इसमें बहुत एनर्जी खर्च होता है। तो एनर्जी जितना खर्च होगा, स्टील प्लांट का पैसा उतना लगेगा। तो पैसा कम करने के लिए हम लोग नया टेक्नोलॉजी यूज़ किए। ये मैक्सिमम जगह आजकल यूज़ होता है, ठीक है? इसको कंटीन्यूअस कास्टिंग ऑफ स्टील बोलते हैं। डिपार्टमेंट को बोलते हैं कंटीन्यूअस कास्टिंग डिपार्टमेंट, सीसीडी, ठीक है? सीसीडी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड स्टील बनता है आपका एसएमएस 2 में, वो कंटिन्यूअसली कास्ट भी होते जाता है। एक पर्टिकुलर शेप होता है, उसमें कास्ट होता जाता है और डायरेक्ट स्लैब बनाता है। तो यहाँ से मान लीजिए लिक्विड से डायरेक्ट कोई चीज़ स्लैब बना रहा है, तो ये देखो कहाँ-कहाँ से प्रोसेस बायपास हो गया। ये पूरा 2 डिपार्टमेंट खत्म हो गया। तो 2 डिपार्टमेंट खत्म हो जाना मतलब तुमको कॉस्ट में सेविंग हो रहा है, ठीक है? अब ये स्लैब बना तो स्लैब डायरेक्ट हम लोग हॉट स्ट्रिप मिल में भेजेंगे। वहाँ से हम लोग स्ट्रिप बनाएँगे। हॉट स्ट्रिप मिल में रोलिंग होता है, रोलिंग होने के बाद पर्टिकुलर शेप एंड साइज में जाता है, ठीक है? अब स्ट्रिप बन गया, हॉट स्ट्रिप मिल गया। बहुत सारा कस्टमर क्या करता है कि हमको बोलता है कि हमको एचआर मतलब प्लेट और शीट चाहिए, ठीक है? तो प्लेट और शीट में तो माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है? लेकिन बहुत माइनर डिफरेंस होता है। 1200 एमएम या कुछ होता है इस टाइप का, शीट का जो विड्थ होता है। तो ये डायरेक्ट कस्टमर को हम लोग एचआरसीएफ में इसको बोलते हैं हॉट रोल्ड कोल्ड फिनिश, ठीक है? हॉट रोल कोल्ड फिनिश। तो इसमें डायरेक्ट कट-कुट करके कस्टमर को सीधा भेज देते हैं। यहाँ से एचआर प्लेट और शीट कस्टमर को चला गया। अब क्या हुआ कि हॉट स्ट्रिप मिल में जो हमको प्रॉपर्टी चाहिए, चाहे सरफेस फिनिश चाहिए, हॉट स्ट्रिप मिल में देखोगे थोड़ा-सा काला टाइप रहेगा शीट, और उतना अच्छा मतलब शाइनिंग वाइनिंग नहीं करता है, या फिर बहुत सुंदर नहीं दिखेगा, ठीक है? वो जनरली चद्दर-वद्दर बस-वस का बनता होगा, या बस का बोल रहे हैं, जगह प्लेटफ़ॉर्म बनता होगा या बड़ा-बड़ा कुछ इस टाइप का बनता होगा मशीन वगैरह, उसमें यूज़ करते होंगे। लेकिन मान लीजिए कि बक्सा बना रहे हो, बक्सा मतलब जो घर में यूज़ करते हो टैंक, या फिर ये ऑटोमोबाइल का पार्ट्स बना रहे हो, या कोई कुछ इस टाइप का बना रहे हो जिसमें तुमको सरफेस फिनिश भी चाहिए, सरफेस भी अच्छा चाहिए। तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, कोल्ड रोलिंग मिल, ठीक है? सीआरएम जिसको बोलते हैं। अब तुम लोग को एक डिफरेंस हम तुमको बताएँगे यहाँ पे। कोल्ड रोलिंग में बिल में क्या होता है कि हम लोग सरफेस फिनिश देखते हैं, मतलब उसमें प्रॉपर्टी में जो सरफेस का प्रॉपर्टी होता है,
अंदर जो बनना था वो बन चुका है, अब उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। सरफेस का चमक, सरफेस का हार्डनेस, सरफेस का तुम्हारा कितना स्ट्रेंथ है, वो सब हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो कोल्ड रोलिंग मिल, ये टोटल जो कॉम्प्लेक्स है, इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको कोल्ड रोलिंग मिल बोलते हैं। उसमें बहुत सारा डिफरेंट मतलब सेक्शन है, तो इसको बोलते हैं PL1 है, तो पिकलिंग लाइन 2, पिकलिंग लाइन 1, ठीक है। पिकलिंग लाइन के बाद जाता है टेंडम मिल 1, टेंडम मिल 2। टेंडम मिल में क्या होता है, बहुत सारा मिल जो होता है वो लाइन से लगा रहता है, इसलिए उसको टेंडम बोलते हैं, मतलब टेंडम जो एक साथ लगा हुआ है। उसके बाद एनीलिंग होता है। एनीलिंग एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें मान लीजिए कि कोई प्लेट आ रहा है, उधर से उसका हार्डनेस है वो ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा हो गया, तब कस्टमर बोला कि नहीं हमको कम चाहिए, तो उसके लिए एनीलिंग करते हैं कि उसका हार्डनेस को सॉफ्ट किया जाए। एनीलिंग मतलब सॉफ्टनिंग किया जाता है मटेरियल का, ठीक है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट कोयल मिल, मतलब जो भी बना उसके बाद इसको कोयल कर लिया गया, CR कोयल बन गया। SPM में भी होता है, SPM का फुल फॉर्म होता है स्किन पास मिल। स्किन पास मिल में जस्ट सरफेस को और स्मूथ किया जाता है, स्मूथनेस दिया जाता है, ठीक है। और इसमें CR शीट या CR कोयल कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आता है CR कोड बन गया, तो अब तुम देखोगे एस्बेस्टस, एस्बेस्टस देखे होगे घर भर में लगा हुआ, छत वत में, चाहे कोई दुकान उकान में, वो कैसे बनता है। तो उसके लिए यहाँ पे होता है हॉट डीप गैल्वेनाइजिंग लाइन, ठीक है। शीट वीट सब तैयार हो गया, अब बोला एस्बेस्टस बना के दीजिए आप, ठीक है, डायरेक्ट। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक जिंक का, इस भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि गैल्वेनाइजिंग में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। सर जिंक रस्टिंग के लिए। गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है स्टील इंडस्ट्री में, उसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, बोलिए नहीं। एक दो दो तीन आंसर आ गया। तो गैल्वेनाइजिंग में जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो जिंक यूज होता है। जिंक का एक बात होता है, टब समझ लो, उसमें ऐसे मटेरियल आता है ऊपर से और नीचे से नहा के चल जाता है, तो उसमें जिंक का एक कोटिंग पड़ जाता है। कोटिंग पड़ने से रस्टिंग का प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है, कि कम रस्ट करेगा और प्रॉपर्टीज भी अच्छा मिलता है। वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे कोरुगेशन होता है। कोरुगेशन मतलब जो ऊपर नीचे लाइन इस टाइप का लाइन बना गया है, इस टाइप का, इसी को कोरुगेशन बोलते हैं। तो इस टाइप का डाई रहता है, डाई में इंटर करेगा, प्रेस करेगा, ये मटेरियल बनेगा, यहाँ कटिंग होगा, कट के निकल जाएगा, तो इसको बोलते हैं जीसी सीट, ठीक है। यहाँ पे होगा GP सीट, GP कॉइल, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम लोग फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट पर एक टॉपिक छूटा हुआ हम बताएंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को अगर कोई पूछे तो क्या क्या बनता है स्टील प्लांट में, तो हम लोग सिर्फ फ्लैट प्रोडक्ट बनाते हैं जो फ्लैट हो, ठीक है। फ्लैट प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, HR कॉइल, ये याद रखिएगा, काम का चीज है। कोई पूछ दे आपसे काम ट्रेनिंग में, तो हम लोग फ्लैट प्रोडक्ट क्या क्या था, HR कॉइल, HR प्लेट, HR शीट, ठीक है। यहाँ से देखो ये HSM से बना। अब यहाँ पे आ गया CR कॉइल, CR शीट, तो एकदम सिंपल है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। HR कॉइल, HR प्लेट शीट, CR मतलब कोल्ड रोल्ड मतलब CR कॉइल और CR शीट। उसी तरह वहां पे GC शीट और GC GC मतलब हम लोग फाइनल प्रोडक्ट जो बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट मतलब फिनिश प्रोडक्ट, अब हम लोग इसके बाद सीधा माल बेचेंगे। तो क्या करते हैं, उसमें एक HR कॉइल है, HR कॉइल मतलब हॉट रोल्ड कॉइल, ठीक है। HR प्लेट एंड शीट मतलब हॉट रोल्ड प्लेट एंड शीट, ठीक है। तीसरा हो गया CR कॉइल, CR शीट, तो मतलब ये दोनों तो आराम से याद हो जाएगा। कोई पूछेगा क्या बनाते हो जी, HR कॉइल, HR शीट, CR कॉइल, CR शीट, ठीक है। उसके बाद GC शीट भी बनाते हैं, गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड शीट, जिसको छत उत में लगाते हो, दुकान मुकान में देखे होगे बहुत जगह जी, ठीक है, तो वो बनाते हैं। अब मोटा मोटी तुम लोग को मेरे ख्याल से एक ब्रॉड आइडिया आ चुका होगा कि स्टील प्लांट का ऑपरेशन कैसे चलता है और क्या क्या होता है उसमें। एक चीज हम तुम लोग गौर किए होगे कि यहाँ पे एक HSM है, एक CRM है, तो एक में हॉट रोलिंग हो रहा है और एक में कोल्ड रोलिंग हो रहा है। इसको नाम क्या है बोलते हैं, देखो हीटिंग जो होता है, टेम्परेचर पता है पहले होता है, टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे रोलिंग हो रहा है। जो हॉट स्ट्रिप मिल में है, इसमें भी टेम्परेचर तुम्हारा 900 डिग्री 1000 डिग्री के आसपास रहता है। और कोल्ड रोलिंग है, उसमें भी टेम्परेचर तुम्हारा 600 650 700 होता है। तो 650 डिग्री या 500 डिग्री भी तुम्हारा कोल्ड तो नहीं कहलाएगा, है ना, वो हॉट ही होता है। कोल्ड रोलिंग इसलिए कहते हैं, एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है किसी भी मटेरियल का,
ठीक है, अगर उस टेम्परेचर से ऊपर कोई भी रोलिंग प्रोसेस हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो उसको हॉट प्रोसेस बोलते हैं, या हॉट रोलिंग हो रहा है तो रोलिंग बोलेंगे, हॉट रोलिंग। और उस टेम्परेचर से नीचे अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, उसको कोल्ड रोलिंग बोलेंगे। ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा ऊपर का चीज है, लेकिन अगर आए और नजर में है तो वो देख लो। तो मोटा मोटी स्टील प्लांट ऑपरेशन सबको क्लियर, कोई इसमें तकलीफ तो बोल सकते हो, क्वेश्चन ले सकते हैं। सर टेम्परेचर के बारे में बताइए सर। टेम्परेचर ये बोले तो 900 डिग्री टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर लगभग हॉट रोलिंग 900 आ जाए। कितना सर रिक्रिस्टल फ्लैट सीट नहीं समझ सर एचआर कोयल और सीआर कोयल जो बोले उसका फुल फॉर्म क्या होता है सर, एचआर और सीआर? 3 बार बोले जी। एचआर का मतलब हॉट रोल्ड और सीआर का मतलब कोल्ड रोल्ड। रोल्ड सर उस पार्टिकुलर टेम्परेचर का नाम क्या बोले सर? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, मतलब वहां पे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है पूरा मतलब नया बन जाएगा, समझ लो ये। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो मोटा मोटी ये सब हम बता चुके हैं, स्पेसिफिकेशन है प्लांट के क्या है सो। एक बार देखना चाहते हो तो देख लो। सर इसका बाय प्रोडक्ट के बारे में बताइए सर। बाय प्रोडक्ट भी बता देते हैं। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट जो मेनली निकलता है वो कोक ओवन से निकलता है, एक बाय प्रोडक्ट प्लांट ही है हम लोग के यहाँ। तो बाय प्रोडक्ट कैसे निकलता है, जब कोल को हम लोग हीट करते हैं तो उसमें बहुत सारा वोलेटाइल मैटर रहता है। ठीक है, तो वो हीट के कारण वहां से गैस में चला जाता है, गैस में चला गया, कोक तो हम लोग निकाल गए, लेकिन गैस को जब आगे जाके हम ठंडा करेंगे तो वही मटेरियल हम मेरा टार बन जाएगा। टार सुने हो ना, सिगरेट वगैरह पीते होगे तो जानते ही होगे इतना टार की जिंदगी। हाँ सर, रोड रोड में सर सर चला कोल था। तार जो होता है ना सर। हाँ, कोल टार इसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ नेचुरल भैया, गैस रोड होता बनता है। है उससे। हाँ, तो उसका बहुत जगह यूज होता है, उसको रोड बनता है, उसको पिच बोलते हैं, टार नहीं बोलते। ठीक है, ठीक है, रोड जो बनता है उसको पिच बोलते हैं। ठीक है सर। सर एक बार हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग के बारे में समझा दीजिए सर थोड़ा सा। बाई प्रोडक्ट के बारे में बोला है तो एक बार कंप्लीट करने दो, फिर आते हैं उसमें। ठीक है, ठीक बाई प्रोडक्ट हम नहीं बताए थे एक्चुअली। तो उसमें क्या होता है कि टार बन गया, अब टार जो बन गया और गैस जो बना, तो गैस को क्या करते हैं, जो कोकोवेन गैस है, वो कोकोवेन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा होता है। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू मतलब होता है कि 1 किलो उसको बर्न करने पे कितना हीट प्रोड्यूस करता है, यही होता है कि 1 kg बर्न करने पे कितना हीट प्रोड्यूस होता है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो। ठीक है, तो कोक ओवन गैस का अच्छा होता है तो उसको वापस प्लांट में सर्कुलेट कर दिया जाता है और उसको यूज होता है। लेकिन टार जो बना, टार में क्या है कि बहुत सारा मटेरियल होता है। ठीक है, बहुत सारा यूजफुल मटेरियल होता है, तो टार को क्या करते हैं, फिर हीट करते हैं। तो उसमें क्या क्या निकलता है वो सुनो। सिर्फ टार को जब हीट करेंगे तो फिर से उसमें से कुछ गैस होगा, वोलेटाइल मैटर होगा, उसको निकल जाएगा, टार जो और रहेगा वो जमते जाएगा। तो टार को हीट किए तो उससे पहला निकलता है फेनॉल। ठीक है, फेनॉल निकला। दूसरा निकला नेफ्थलीन। नेफ्थलीन तुमको बोलते हैं कपूर वाला जो गोलियां रहता है। ठीक है, तो जो भी कोक ओवन में काम करता होगा ना, तुम लोग का रिलेटिव या कोई भी दोस्त यार होगा, वो कभी आएगा घर तो उसको सूंघना लगे कपूर कपूर मांग रहा है। ठीक है, तो नेफ्थलीन होता है। उसके बाद एंथ्रासीन, ये सब केमिकल कंपाउंड है। एंथ्रासीन, बेंजीन। ठीक है, तुम्हारा नेफ्थलीन में मेरे ख्याल से डबल बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन में तो सिंगल हो गया, और एंथ्रासीन में ट्रिपल बेंजीन रिंग होता है। जो हमको याद हो सकता है, थोड़ा मिस्टेक भी होगा, देख लेना तुमको अगर देखने का मन करे तो। ठीक है, एंथ्रासीन हो गया। वॉश ऑयल, एक वॉश ऑयल निकलता है। वॉश ऑयल में क्या होता है कि जो चीज भी धोगे वो धुल जाएगा। ठीक है, कचड़ा उचड़ा कुछ लगा हुआ है उससे धोगे तो धुल जाएगा, वॉश ऑयल निकलता है। अब इन लोग को हम लोग करते क्या है, अब बचा जो टार, तो टार जो बच गया ना गर्म करने के बाद, तो वो पिच बन जाता है। तो उस पिच को हम लोग बेचते हैं मार्केट में, या रोड बनता है जो करना है। ठीक है, हार्ड मीडियम पिच होता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का पिच होता है। तो रोड की जिस तरह से बनाना है उस हिसाब से पिच बनेगा। अब तुम्हारा जो नेफ्थलीन हो गया, तो नेफ्थलीन का हम लोग डायरेक्ट बेचते हैं उसको। कपूर गोली नहीं बनाते हैं, बड़ा बड़ा केक रहता है 20-20, 25-25 kg का, उसको मार्केट में बेचते हैं। केमिकल बहुत सारा मेडिकल इंडस्ट्रीज है जो दवाई ववाई बनाता है या फिर इस टाइप का है, तो उसका यूज करता है वो लोग। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक निकलता है अमोनिया रहता है। ठीक है, अमोनिया को क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट हम लोग का अपना है, उसमें से अमोनिया को पास करवाते हैं, तो उससे बनता है हम लोग का यूरिया। यूरिया मतलब
समझ रहे हो ना जी, यूरिया सल्फेट जिसको बोलते हैं, यस फर्टिलाइजर जिसको सर फर्टिलाइजर बोलते हैं जिसको, जिसका यहाँ का नाम फर्टिलाइजर राजा करके एक फर्टिलाइजर सा शायद पहले बेचता था, तो अभी हम लोग यूरिया बना के सीधा मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, ओके सर। तीसरा हो गया वॉश ऑयल भी मार्केट में बेचते हैं, बेंजीन भी मार्केट में बिकता है। तो ये सब बाई प्रोडक्ट है। तो कोई पूछे कि क्या क्या बाई प्रोडक्ट बनता है, तो मेजर तुम यूरिया बोल दोगे, नेफ्थलीन बोल दोगे, बेंजीन, वॉश ऑयल, एंथ्रासिन, टार, पिच, यही सब बोल दोगे तो सफिशिएंट है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मतलब होता है कि अगर उस टेम्परेचर के ऊपर वो मटेरियल को हम हीट करते हैं तो उसमें जितना भी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका, अगर हम ज्यादा मेटलर्जिकल घुसेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बेसिक जो हम ठेठ भाषा होता है उसमें तुम लोग को बता रहे हैं कि जितना उसका अंदर का मतलब संरचना कलपुर्जा है सब हिल जाता है और नया टाइप से फॉर्म हो जाता है। समझ लिए, तो नया एक स्ट्रक्चर ही फॉर्म होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका जो मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज होता है अंदर का वो पूरा नया हो जाएगा। ठीक है, नया ग्रेन फॉर्म होगा, नया ग्रेन व्रेन नया उसका इलोंगेशन होता है, नया न्यूक्लियर बनता है, सब चीज है, मोटा मोटा समझ लो स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है। और तो इसमें ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है ना सर? क्या ड्यूरेबिलिटी, इलास्टिसिटी सब चेंज, सब मतलब उसका हाँ स्ट्रेंथ बढ़ जाता है इसमें। हाँ, उसका सब कुछ इम्प्रूव करेगा उसमें। ठीक है, प्रॉपर्टी जो होता है वो इम्प्रूव करता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि कहीं पे उसमें बीच में वॉइड है, गड्ढा है, अंदर तुम देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो जब जी सर। रिक्रिस्टलाइज नहीं करेगा तब तक गड्ढा खत्म नहीं होगा। ठीक है, अगर गड्ढा रहा मतलब रह गया तो क्या होगा, ब्रेक करने का क्रैक्स चांस आएंगे ज्यादा सर रहेगा, उसमें? हाँ, क्रैक आ जाएगा, क्रैक्स आ हम्म, जाएगा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो इससे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर करते हैं, बहुत सारा उसमें डिफॉर्मिटी होता है वो खत्म करता है। और कोल्ड रोलिंग होता है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे होता है, उसमें अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है वो बना हुआ रहता है, और ऊपर का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें हम लोग चेंज करते हैं, उसमें हार्डनेस बढ़ाते हैं, चाहे सरफेस फिनिश बढ़ाते हैं, सॉफ्टनिंग करना है तो सॉफ्ट करते हैं, उसका सरफेस बहुत हार्ड कर देना है तो बहुत हार्ड भी हो जाएगा। उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, नीलिंग होता है, क्वेंचिंग होता है, टेम्परिंग होता है, इस टाइप का कार्बोराइजिंग होता है। कार्बोराइजिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा कार्बन का परसेंटेज ऊपर में बढ़ता है। क्वेंचिंग में क्या होता है कि गर्म करके अचानक से ठंडा कर देना, कोई भी चीज जी को सर। गर्म करके अचानक से ठंडा कर दोगे तो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। वो ट्राई हार्ड कर भी हो लेना, सकता है। किसी भी चीज को गर्म करके अचानक से ठंडा करोगे तो वो हार्ड हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोक ओवन में भी क्वेंचिंग होता है, जो गर्म करते हैं ना यहाँ कोयला को, तो यहाँ भी ठंडा करने के लिए क्वेंचिंग यूज करते हैं। याद है, बताना मिस हो गया था वो, तो वो क्वेंचिंग यूज होता है वहां भी। सर एक ठीक क्वेश्चन है, था। हाँ पूछिए। हाँ सर, ये हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग में से बेस्ट कौन है? बेस्ट वैसा कुछ नहीं, दोनों का अलग अलग काम है। अब तुमसे हम पूछेंगे कि कार का और फ्लाइट में क्या बेस्ट है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है ना। तुमको मान लिया बोकारो से नया मोड़ से हम मेरा ऑफिस आना पड़ेगा, तो फ्लाइट से तो नहीं आओगे, सर तो नहीं, कार वही से मैं आओगे। पूछ रहे कि सर ये इसका जो यूजेज है मतलब किस फील्ड में से हॉट वही तो रोलिंग हम का बोल रहे हैं होता कि हॉट रोलिंग का काम है कि पहला रोलिंग होना। अगर मान ली तुम कोल्ड रोलिंग में करोगे तो वो जो तुम्हारा स्लैब है वो रोल ही नहीं होगा उतना बड़ा। हॉट रोलिंग में तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है तो रोलिंग आराम से होता है, और उसका स्ट्रक्चर है वो भी मतलब रीडिजाइन हो जाता है, रीअलाइन हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज को चेंज करता है वो। कोल्ड रोलिंग का काम है सिर्फ सरफेस का जो फिनिश है, सरफेस फिनिश, और तुम्हारा सरफेस का ट्रीटमेंट है, सरफेस में जो चेंजेस करना है वो करने के लिए। ठीक है, अब सरफेस चेंज हॉट रोलिंग में नहीं कर सकते हो तुम, और तुम्हारा इंटरनल स्ट्रक्चर का चेंज कोल्ड रोलिंग में नहीं कर सकते हो। तो दोनों का अलग अलग पर्पस है। कस्टमर मार्केट में मान लिया एचआर कोल बोला कि हमको बस नहीं नहीं आप रोल करके शीट बना के दे दीजिए, हमको सरफेस सरफेस से मतलब नहीं है, तो हम एचआर कोल देंगे, उसको कम पैसा लगेगा। उसको कोल्ड रोलिंग करने में एक प्रोसेस ऐड हो गया ना जी, एचआर के बाद ही ना सीआर आता है, तो एक प्रोसेस ऐड हो गया। किसी भी चीज में तुम ज्यादा काम करोगे तो उससे ज्यादा पैसा लोगे ना, जी सर। तो सीआर कोल का पैसा ज्यादा होता है क्योंकि इसमें एक प्रोसेस और ऐड हो रहा है, सरफेस भी बढ़िया करके दे रहे हैं। ठीक है, कोशिश मतलब कोई सिंपल सी चीज, तो घर में मान लो कि तुम रॉ घर बना दिए, प्लास्टर व्लास्टर करा भी नहीं, तो उस घर का प्लास्टर किया हुआ घर और बिना प्लास्टर किया हुआ घर में कौन ज्यादा अच्छा होगा, मतलब महंगा होगा? प्लास्टर किया हुआ, ऑब्वियस प्लास्टरिंग किया हुआ सर, obvious। है ना। तो इस ये एक वो है, दोनों का अलग अलग पर्पस है, दोनों अलग अलग यूज के लिए किया जाता है, जिसको जिस एलडी गैस बोलते हैं, एलडी गैस। एलडी गैस। LDS। ओके, थैंक यू। मतलब 1 टन मतलब हो गया 1000 kg। ठीक है,
तो उसके लिए तुमको 450 kg कोक का यूज होता है। ये इस टाइप से होता है कि कोक डलते गया बनते गया, तो जितना वो ऐसे निकाला गया है कि 1 टन स्टील बनाने में 450 kg कोक का यूज होता है। कोल पूछते कोई कि 1 टन स्टील बनाने में कोल कितना यूज होता है, तो कम होगा कि ज्यादा होगा? ये वहाँ कोल से ना कोक बना, तो कोल ज्यादा होता है। कोल तुम्हारा 900 kg के आसपास का होता है, ठीक है। सिंटर जो होता है वो सिंटर 60 से 70% यूज होता है, ठीक है। आयरन और 20-25% बाकी फ्लक्स हो गए। उसमें हम लोग डायरेक्ट इसको स्लैब बना सकते हैं, कास्टिंग होता है इसमें, देखो कास्टिंग लिखा हुआ कंटिन्यूअस डायरेक्ट। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है। मतलब कुछ ब्रेकडाउन हो गया वो अलग चीज है, लेकिन रुकता नहीं है। लेकिन SMS 1 के रूट से जब बनाओगे तो ये बैच प्रोसेस होता है, मतलब रोक रोक के बनाया जाता है कि हाँ आज बना लिया अब कल बनाएंगे। पुराना प्रोसेस को ठप कर गया। हाँ ये पुराना प्रोसेस है, तो ये बंद होने का कगार में है, हो सकता है बंद हो जाएगा कुछ दिन। हाँ, वो हटा के कंटिन्यूअस कास्टिंग डिपार्टमेंट बनाएगी। कंटिन्यू नहीं, हटा नहीं है, ये अभी भी है, अभी भी काम चलता है इसमें। इसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, इसमें अलग टाइप का कुछ लाया जा रहा है। ये नया टेक्नोलॉजी है, इससे भी नया टेक्नोलॉजी फिर इसी में आएगा। तो कंटिन्यूअस कास्टिंग में कैसे पता यार? फाइंस मतलब फाइंस होता है, मतलब धूल जिसको बोल सकते हो। सर नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में बता फाइंस दीजिए। फाइंस नहीं देखे हो? रोड में धूल उड़ता है, उसी तरह फाइंस होता है। फाइंस ब्लास्ट फर्नेस में नहीं डाल सकते जी, वही तो हम तब से बता रहे हैं। फाइंस को पहले एक पर्टिकुलर साइज में करा जाता है। मान लिया बहुत सारा फाइंस है तुम्हारे पास, उसको क्या करोगे? गोला बनाओगे और चाहे कुछ भी बनाओगे, एक साइज में लाने के लिए उसको जोड़ोगे ना, तो जोड़ा जाता है सिंटर प्लांट में। फाइंस ब्लास्ट फर्नेस में यूज नहीं कर सकते हैं। मार के वहाँ दिखाया गया है सिंटर प्लांट से जा रहा है ब्लास्ट फर्नेस की तरफ। अरे तो सिंटर प्लांट में फाइंस यहाँ पे आया, कलेक्ट हुआ, तो सिंटर प्लांट में क्या होगा? उसको एक साइज में बांधा गया, तो फाइंस को कलेक्ट करके एक साइज में बांध दिया गया, एक साइज में बनाया गया, उसके बाद उसको ब्लास्ट फर्नेस में डाल रहे हैं। फाइंस को जमा किया जाता है, ठीक है। हाँ सर जमा उसमें फाइंस को जमा करके उसमें हीट डाला जाता है ऊपर से, तो क्या होगा? फाइंस जो होता है हीट के कारण एक दूसरे के पास आके चिपक जाता है। मान हाँ लीजिए सर, बहुत समझ सारा फाइंस आके एक साथ चिपक जाए, तो चिपक जाने से क्या होगा? मान लिया मैदा है, ठीक है, मैदा में फाइंस ही ना जी, तो आटा है, हाँ फाइंस है, सर। उसमें पानी डालते हो, तो पानी डालने के बाद क्या होता है? चिपक जाता है, तो बड़ा गोला बन जाता है। उसी तरह गोला बन गया। अब गोला बन गया तो उसमें जितना तुमको साइज चाहिए उस साइज में काट के डाल दो ब्लास्ट फर्नेस में। सही बोल। ब्लास्ट फर्नेस रेंज कितना होता है? क्या ब्लास्ट फर्नेस का हीटिंग रेंज कितना होता है? ब्लास्ट फर्नेस में हर जगह का, हर जोन का अलग अलग टेम्परेचर होता है, ठीक है। यहाँ का अलग टेम्परेचर होता है, यहाँ का यहाँ अलग होता है, यहाँ का यहाँ अलग होता है, यहाँ का होता है। नीचे जो होता है सबसे नीचे उसको हर्थ बोलते हैं, ठीक है। अर्थ में तुम्हारा लगभग 1800-1900 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके ऊपर आओगे तो ईयर रेंज का होता है जो, लेकिन फाइनल मटेरियल निकलता है उसका 1600-1700 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए टेम्परेचर। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1539, तो उससे ज्यादा ही होगा हमेशा। नहीं, अगर उससे कम होगा तो सॉलिडिफाई कर जाएगा ना। सेफ्टी के बारे में बताइएगा किससे बना होता है? क्या हाँ सर, कितना 140 बताए आप? आयरन का मटेरियल मेल्टिंग पॉइंट होता है जो 1539 डिग्री होता है। 1539 में 1540 सर। बहुत जगह लिखा होगा 1540, लेकिन होता है 1539। सर Thank you, ब्लास्ट sir. फर्नेस, सर ब्लास्ट फर्नेस बना किस चीज का होता है जो इतना ब्लास्ट फर्नेस बाहर में तुम्हारा कास्ट आयरन या किसी चीज का बना होता है, अंदर में तुम्हारा रिफ्रैक्टरी भट्टी। मटेरियल, हाँ अंदर में तुम्हारा रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज होता है, जिसका टेम्परेचर सहने का अलग अलग होता है। कार्बन ब्लॉक होता है जिसका टेम्परेचर अलग होता है, मतलब तुम्हारा जो हीट है उससे ज्यादा टेम्परेचर वो सह सकता है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज होता है। तो बहुत सारे जो रिफ्रैक्टरी ब्रिकलेयर रिफ्रैक्टरी करके ट्रेड होगा उसमें बहुत लोग होंगे, तो वो लोग पढ़ेंगे कि क्या मटेरियल यूज होता है। तुम लोग भी ऑपरेटर स्टील प्लांट वाले भी पढ़ोगे कि क्या मटेरियल यूज होता है अंदर। तो एल्यूमिना होता है, सिलिका का ब्रिक होता है, एल्यूमिना सिलिका का ब्रिक, उन लोग का टेम्परेचर 2700 डिग्री तक सहने का होता है। साइज में कितना ठीक है, बड़ा होता है सर? क्या साइज ब्लास्ट फर्नेस का हाइट होता है 30 से 32 मीटर के आसपास। लंबाई तो बोले यार 30 से 32 मीटर के आसपास, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी ये में इतना ही था। अब तुम लोग को एक चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हट गया है, क्लास ओवर हो गया। स्टील प्लांट के बारे में इतना जान गए काफी है, ठीक है। मोटा मोटी तुम लोग को समझ में आ गया, डाउट भी जितना था क्लियर कर दिए।